ठीक है, ठीक है। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल आज आपके सामने फिर रखता हूं। और आप जानते हैं कि पर डे ये क्लास आप सबकी 10 बजे से चलती है। और कुछ सवाल इसमें हो चुके हैं, कुछ सवाल और करवाऊंगा भी। और साथ ही साथ कुछ आज पैटर्न पर भी बात करूंगा, क्योंकि कुछ पैटर्न की बातचीत चल रही है कि चेंज होने वाला है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या ऐसी चीजें उसमें आ गई हैं। और एक बात और सामने आ रही कि अब वही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, चयन हो पाएगा जो साथी। हाँ, ठीक है, वो कर लेंगे। वो फास्ट मोड की 100 क्वेश्चन तक करना था। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो रट्टा मारते हैं या जो नकल करने के चक्कर में रहते हैं, शायद ही उनका चयन हो पाए। क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि अब वो बातें नहीं रह गई हैं कि अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होगा तो आप जान जाइए कि जो भी मन लगा के पढ़े हैं, जो एथेंटिक बुक्स पढ़े हैं, उन्हीं का चयन हो पाएगा। सामान्य व्यक्तियों का चयन इसमें नहीं हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और अगर आप अभी से सजग नहीं रहते हैं तो भूल जाइए कि आपका चयन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि अब जो पैटर्न बनने जा रहा है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न मींस का न रख के डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कर दे। क्या पैटर्न कर दे? डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कर दे। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न अगर करता है तो कैसे करेगा, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये सवाल आ गया कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है, यह विचार किसका है, स्पष्ट करिए। अगर इस तरह का सवाल आ गया तो पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। अब आपने इसको रट तो लिया कि यह किसका कथन है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है तो समझिए भैया कोई मतलब नहीं, आपके पढ़ाई करने का सब कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो आप सबको पूरी बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अब सवालों के जवाब लेते हैं और बात आगे शुरू करते हैं। चलिए, पहले सवाल का जवाब आप सब दीजिए और जितने भी लोग आ गए हैं वो फटाफट लाइक भी कर दें। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो एक बार लाइक कर दें जिससे हम आगे बढ़ सकें। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है, यह विचार किसका है। अब यह एक विचार जो है लिरिकल वैलिड्स नामक रचना से ली गई है। कहां से ली गई है? लिरिकल वैलिड्स की रचना से है। आपके यहां सिलेबस में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र न होने के बावजूद इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लिरिकल वैलिड्स जो रचना है वह किसकी है? तो देखिए, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है, यह जो अवधारणा है, यह जो कथन है, यह किसका है? तो यह कथन है आपके वर्ड्सवर्थ का और उनकी ही पुस्तक है लिरिकल वैलिड्स, वहीं से यह लिया गया है। और इस रचना को क्या माना जाता है? तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र इस रचना को माना जाता है, लिरिकल वैलिड्स को। ठीक है, लिरिकल वैलिड्स को क्या माना जाता है? स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। और यहीं से यह बात आई है। अगला सवाल है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। अब यही सवाल मेंस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा?
पूछेगा कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, कहते हैं परिभाषा और उदाहरण से स्पष्ट करें, उदाहरण से स्पष्ट करें। अब ये आपके मेंस का सवाल हो गया। ऑब्जेक्टिव छोटा सवाल अगर पूछता है तो इस तरह का सवाल पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा कि महाकाव्य किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण से स्पष्ट करें। ये आपके मेंस का सवाल हो गया, ऑब्जेक्टिव तरह का सवाल हो गया। अब ऐसा होगा तो फिर और भी समस्या हो गई, भैया अब क्या करेंगे। तो अब इसका जो जवाब है वह होगा कि कितने सर्ग होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है कि कितने सर्ग होने चाहिए। कथन सही नहीं है तो 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। और महाकाव्य का जो पहला आधार है कि भैया ऐसा नहीं है, वो सर्गों की अगर बात किया जाए तो कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अगर 8 सर्ग से कम है तो महाकाव्य इसको नहीं कहा जाएगा। तो 8 सर्गों में उसको संगठित होना चाहिए। इसका कथा और इतिहास जो होना चाहिए किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए। और इसका नायक जो होना चाहिए वो कुलीन होना चाहिए या उदात्त नायक होना चाहिए। ठीक है, यानी उच्च कोटि का नायक होना चाहिए। और इसमें एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। वैसे कई रस हो सकते हैं महाकाव्य में, लेकिन किसी एक रस की क्या है, इसमें प्रधानता भी होनी चाहिए। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। यह भी बात एकदम ठीक है। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की सूचना होनी चाहिए। अब यानी अगर 7वां सर्ग समाप्त हो रहा है तो 8वें सर्ग में क्या होने वाला है इसकी सूचना होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीरियल देखते होंगे, यानी सास बहू के सीरियल या इस तरह के बहुत सारे सीरियल देखते होंगे, देखते हैं आप सब। उसमें क्या होता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है उसको दिखा देते हैं। अब जैसे कहेंगे कि अगले एपिसोड में आगे देखिए डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा 2 सेकंड का क्लिप दिखा देंगे कि अब जो समीर है अब वो काव्या की हत्या करेगा अगले एपिसोड में। तो आपका क्या होता है, इंटरेस्ट बना होता है कि जल्दी से इसका विज्ञापन खत्म हो तो मैं इसको तुरंत देखूं कि अब समीर काव्या की हत्या कैसे करेगा। इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे महाकाव्य का भी एक लक्षण है कि जो सर्ग चल रहा है उस सर्ग के अंत में आगामी सर्ग के कथा की सूचना दी जाए, यह इसका एक मुख्य लक्षण होता है। समझ में आ गया। नायक उदात्त होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो भाषा होती है उसमें एक रस की प्रमुखता होनी चाहिए। कितने रस की प्रमुखता होनी चाहिए? एक रस की। विस्तृत कथा होनी चाहिए। शैली कैसी होनी चाहिए? तो अगर पूछा जाए तो उदात्त शैली होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि महाकाव्य की शैली कैसी होनी चाहिए तो महाकाव्य की शैली भी आपकी उदात्त होनी चाहिए। ठीक है, विस्तृत कथा होनी चाहिए। मतलब हमारे यहां क्या है, जैसे मैं एक आध बार अपने घर गया तो देखे तो मम्मी कुछ बात कर रही थी बहन से, तो इतना सीरियस होके बात कर रही थी। अब समीर को पता चल जाएगा ना तो देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम सोचे कि कहीं घर परिवार की बात है क्या, रिश्तेदारी की कोई बात है क्या, मम्मी इतना सीरियस होके बहन से बता रही हैं। तो मैंने पूछा क्या हो गया मम्मी, कुछ दिक्कत, क्या हुआ मुझे बताइए। अरे कहीं तुम नहीं जान पाओगे, जाओ। हमने कहा हम कहीं नहीं जान पाएंगे, बताओ। तो कहीं हम लोग सीरियल की बात करें, तुम क्या जानोगे।
मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार बताओ मैं अपडेट नहीं रहता हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं जान पाएंगे मुझे मत बताओ। लेकिन सत्यता यह है कि घरों में इस तरह से बातें होती हैं एपिसोड को लेकर। इसमें एक चीज और है, जो रस होता है, वीर, सिंगार या शांत, वीर, श्रृंगार या शांत, एक रस जो प्रमुख होता है, एक रस की जो प्रधानता होती है, इनमें से वो एक रस होना चाहिए, या तो वीर हो या श्रृंगार हो या शांत हो। इसके अलावा और भी कोई रस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रस जो होता है यह प्रधान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सवाल बन सकता है कि महाकाव्य की दो विशेषताएं बताइए। अब ये मान लीजिए अति लघु उत्तरीय सवाल बन सकता है कि महाकाव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो बहुत आसानी से आप इसको बता दें कि महाकाव्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक बता देंगे कि नायक धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए, इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप बता देंगे कि जो रामचरितमानस है उसमें राम की कथा है, जो महाभारत है उसमें पांडवों की कथा है। बस आसानी से आपने इसका जवाब दे दिया। तो इस तरह का सवाल बनता है। अगला सवाल लेते हैं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कौन सी है? अब अगर इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए तो एक शब्द है, आप लोग के यहां भी प्रयोग में आता है, क्या है? घुटकी। घुटकी मतलब अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग कहा जाता है। हमारे इलाहाबाद में अवधि में जो गला होता है, गले में जो आपका कंठ निकला होता है, उसको क्या कहते हैं? घुटकी। जब लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि हमार घुटकी दबावत रहा। अब आपके यहां भाषा में जो भी कहा जाता हो, इसको अवधि में घुटकी कहा जाता है इस गले को, कि वो गला दबा के मारना, यानी मेरी घुटकी दबाए देहन। तो यहां पर क्या है कि अगर आप इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो हम आपकी घुटकी दबा देंगे, क्योंकि यह ऐसा सवाल है कि सबको इसका जवाब आना चाहिए। और खास करके जो शब्दशक्ति मैं पढ़ा रहा हूं उसमें तो मैंने इसको पढ़ाया है, बहुत प्यार से पढ़ाया है। अब देखते हैं कि कितने लोग की घुटकी मुझे याद दबानी पड़ेगी। चलिए जवाब दीजिए। अमृता जी ने अभिधा दिया है, ठीक है। एसएस राजपूत ने बी दिया है, सुमन हिंदी ने 3 का ए दिया है, नम्रता जी ने बी दिया है। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, घुटकी तो दबाएंगे पक्का है अगर गलती होगी आपसे तो। चलिए अब देखिए, अमृता जी की घुटकी तो आज बच गई, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा अभिधा। बाकी लोगों की घुटकी तो दबाने का मन ही कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। एक रील आती है ना, ब्लंडर मिस्टेक हो गई भैया जी, ब्लंडर मिस्टेक हो गई, एक ऐसी रील आती है ना, तो ब्लंडर मिस्टेक आपने कर दिया है, क्योंकि व्यंजना, अभिधा ये दो शब्द शक्तियां हैं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ कौन देती है? प्रसिद्ध अर्थ का मतलब है मुख्यार्थ को कौन देती है। यानी जैसे कोई भी बात कही जाए तो सबसे पहले जो अर्थ आपके मन में आएगा, जो सबसे पहले आपके मन में अर्थ आएगा, उसका हम मुख्यार्थ कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मतलब आपसे मैं कहूं कि जो चीज पहले आता है उसी के नाम पे उसका नामकरण हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो एक टॉयलेट क्लीनर का नाम बताओ, एक टॉयलेट क्लीनर का नाम बताओ, आपके जुबान पे सबसे पहला शब्द आएगा हार्पिक। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे अगर मैं कहूं कि चलो जल्दी एक टॉयलेट क्लीनर का नाम बताओ, सबसे पहले आपके मुंह पे किसका नाम आएगा? हार्पिक, क्योंकि हार्पिक आप यही जानते हैं। आज भी बहुत सारे लोग क्या खरीदने जाते हैं दुकान पे, कहते भैया 1 किलो निरमा दे दो। तो निरमा का मतलब जानते हैं उनके मतलब में क्या होता है? सर्फ होता है, क्योंकि सर्फ इसने सबसे पहले शुरुआत किया।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो मतलब उनका एकाधिकार है, उसका मतलब वही होता है ना। अब जैसे अगर मैं कहूं चॉकलेट, तो सबसे पहले किसका नाम आपके जुबान पे आएगा? डेयरी मिल्क का आता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब पूछा नहीं जाएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभिधा शब्द शक्ति में उस शब्द का सबसे पहले अर्थ जो आपके जुबान पर आता है वह प्रसिद्ध अर्थ होता है, और इसीलिए उसको मुख्यार्थ कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसीलिए अभिधा में क्या होता है, मुख्यार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे लक्षण के आधार पर अगर हम मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मतलब सीधा अर्थ दे रहा है। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ क्या करता है, मुख्यार्थ का बाधा कराता है। जैसे मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, लक्ष्यार्थ हो गया। अब जो है व्यंग्यार्थ की बात करें, ये तीसरी शब्द शक्ति है। जैसे मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा शेर है। और जब हम व्यंग्यार्थ में जाएंगे, तीसरी शब्द शक्ति में जाएंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह पाठक के ऊपर इसका अर्थ छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जैसे हम कहें, एक गाना था, देखो शाम ढलने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। अब आगे का अर्थ आप बताएंगे, क्या गाना था? देखो शाम ढलने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। अब अगर इस गाने को आप ध्यान से सुनिए तो आपको एक चीज आ रही है, क्या? शाम हो गई। अब ये शाम जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें लेके आएगी। प्रेमी प्रेमिका के लिए तू चल मैं आई वाला मामला होगा, चल कहां मिलना है, अड्डे पे आ रहा हूं। दारू पीने वालों के लिए यह शाम अलग व्यंग अर्थ देगी, चल भाई आज होगा बढ़िया से। घर में आप हैं तो खाना बनाने की दिक्कत है, बहन आज क्या बनेगा। घर में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आज क्या बने। मतलब मुझे लगता है कि खाना बनने के 5 मिनट तक डिसाइड नहीं हो पाता, तुमको क्या खाएगा, तुमको क्या खाना, तुमको क्या पसंद है। और आधा समय महिलाओं का इस प्रेशर में बीत जाता है कि आज क्या बनेगा। मतलब उनको एलटी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी कि डिस्क्रिप्टिव होगी, इससे बड़ा टेंशन होता है कि आज शाम को क्या बनाऊं। तो शाम हो गई, यहां एक व्यंजना उन महिलाओं के लिए भी अलग है। क्या अलग है? कि भैया क्या बनेगा आज। तो यानी शाम हो गई है, इसको लेकर अलग अलग लोगों में, शाम हो गई है इसको लेकर अलग अलग लोगों में अलग अलग भाव हैं और अलग अलग व्यंजना है कि नहीं है। मतलब यहां पर व्यंग्यार्थ में पाठक के ऊपर, सहृदय के ऊपर, दर्शक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भैया तुम अपने मन से इसका अर्थ निकाल लो। अरे यार मैं अगर गलत भी कह रहा हूं तो एक बार लाइक तो आप कर ही सकते हो ना। अगर मैं गलत भी कह रहा हूं तब भी आप लाइक करिए, और सही बोल रहा हूं तो जरूर लाइक करिए। तो मैंने तीनों शब्द शक्तियों को बहुत मजेदार तरीके से आपको समझा दिया। अब आपको शब्द शक्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक बढ़ा दो यार, नहीं अंगूठा कटवा लेंगे। अगला सवाल। अच्छा, अब यहां पर अगर ये मेंस में सवाल पूछा जाता तो क्या पूछा जाता? आपसे पूछा जाता शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कौन है, परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट करिए। यह आपका ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से बन सकता था। और अगर ये
बड़े सवाल में बनेगा तो क्या बनेगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए इसके भेदोपभेद के साथ स्पष्ट करिए, इस तरह का सवाल बन जाएगा। ठीक है, पर हमारे घर भी यही दिक्कत है कि आज क्या बनेगा सबके घर यही दिक्कत है। हाँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं अकेले रहता हूं दिल्ली में, तो लास्ट टाइम मुझे निर्णय करना होता कि अब क्या बनेगा, मतलब विद इन 5 मिनट। अब मान लीजिए अभी आज इलाहाबाद में हो तो खाना बनाया बनाया मिल जाएगा, दिल्ली में रहूंगा तो जब दूसरी क्लास पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद जब निकलता हूं तब जाता हूं किचन में, देखता हूं कि अब क्या बनाना है, तुरंत निर्णय करके बना लेता हूं, तो अकेले में दिक्कत नहीं होती है, घर में दिक्कत होती है। अगला सवाल, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ये बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग जवाब दे देंगे। वीर रस का स्थायी भाव फटाफट बताइए। तो वीरता में क्या होता है भाई, वीरता में उत्साह होता है, भय होता है, विस्मय होता है या क्रोध होता है। देखिए, वीरता में क्रोध नहीं होता है, वीरता में क्रोध नहीं होता है, तो क्या होगा, उत्साह होगा। ठीक है, अगला सवाल, अब देखिए वीर रस के भेद भी आपसे पूछ सकता है। अब जैसे पूछेगा कि वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए इसके भेदों का वर्णन करिए, वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए इसके भेदों का वर्णन करिए, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, युद्ध, दान, दया और धर्म। युद्ध, दान, दया और धर्म, ये क्या है, वीर रस के भेद हैं। क्या है ये सब, ये सब वीर रस के भेद हैं। अगला सवाल है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए, एकदम से हमने कुछ प्रश्न आज ऐसे रखे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों के हैं। अब आप देखिए, ये एकदम डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर है। अब पूछेगा कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है, संगठन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मजेदार तरीके से, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। अरे यार लाइक कर दो, नहीं अंगूठा कटवा लेंगे। आप लोग को समझे में नहीं आ रहा है, मेरी धमकी का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, यहां हम प्रबंध की बात करते हैं। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य एक बड़ी अवधारणा है। प्रबंध काव्य के ही दो भेद हम कर दे रहे हैं, एक को हम क्या कर दे रहे हैं, महाकाव्य कर दे रहे हैं, और एक को हम क्या कर दे रहे हैं, खंड काव्य कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध महाकाव्य क्या है कि अभी महाकाव्य के विषय में हमने देखा कि कम से कम इसमें 8 सर्ग होना चाहिए और धीरो दात नायक होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज और है कि उदात्त शैली होनी चाहिए। खंडकाव्य की बात करें, खंडकाव्य में क्या है, देखिए अगर आपको मैं नोट्स बनाना बताऊं कि नोट्स, कभी भी अगर आप अपना नोट्स तैयार करिए तो इस स्ट्रक्चर के तरीके से नोट्स बनाइए। मेंस की कॉपी जो लोग लिखते हैं या जो लोग लिखते हैं वो स्ट्रक्चर में लिखते हैं। अगर आप इसी चीज को लिखेंगे तो 4-5 पंक्तियां लिखना पड़ेगा और लिखने और पढ़ने दोनों में दिक्कत होगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो स्ट्रक्चर में बनाएं, इस तरह से ग्राफ में बनाएं। इससे क्या होगा कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये हो गया। खंड काव्य क्या हो गया कि जीवन के एक भाग पर होता है, जीवन के एक भाग पर होता है या घटना के एक
चरित्र पर होता है, घटना के एक चरित्र पर होता है, महाकाव्य हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमें यह देखना है कि जो प्रबंध काव्य है और महाकाव्य है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। अब हम सबसे प्रमुख क्या है इसका, देश काल, चरित्र, कथोपकथन या फिर कथानक। यहां देखिए, अब एकदम से आप समझिए कि अगर आप किसी भी फिल्म को देखते हैं, किसी भी फिल्म को देखते हैं तो क्यों देखते हैं, अपने ऊपर इस बात को रख लीजिए, बताइए क्यों फिल्म देखते हैं आप। अभी एक फिल्म आई, कौन सी, शैयारा, ठीक है, शैयारा। अब मैं उसको पहला शो देखने गया, इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग भरे थे, खचाखच पूरा, हाँ, सब प्रेमी प्रेमिका के साथ गए थे, मैं भी गया था लेकिन पुरुष मित्र के साथ गया था। अब सब लोग एकदम इतना रोए जा रहे हैं, सब रोए जा रहे हैं, काहे रो रहे हो भाई, क्या ऐसी दिक्कत है, सब रोए जा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसमें क्या है कि वो देश काल के कारण नहीं रोए कि हाँ ठीक है बगल वाला रो रहा है तो मैं भी रो लूं, देश काल के कारण नहीं रोए। चरित्र भी ऐसा नहीं था कि हीरो का मुंह ऐसा था कि हीरो का मुंह देख के रोने लगे, या हीरोइन का मुंह ऐसा था कि हीरोइन का मुंह देख के रोने लगे, इस वजह से नहीं भी रोए। कथोपकथन, संवाद भी उनमें ऐसा नहीं था कि हाँ उस संवाद से वो रोने लगे। कथानक उसका जो था, उसका जो पूरा कथाक्रम था, उसको लोग देखने के बाद रोने लगे। यानी कि किसी भी कथानक को आप तब महसूस करते हैं जब उसमें क्या होनी चाहिए, कसावट होनी चाहिए। ठीक है, अब कथा जो होती है वह मुख्य रूप से कितने तरह की होती है, तो एक कथा होती है उत्पाद्य। कैसी कथा होती है, उत्पाद्य कथा होती है। ठीक है, एक कथा होती है हमारी ऐतिहासिक, ठीक है, और एक कथा होती है हमारी मिश्रित। तीन कथाएं होती हैं जो कथानक में प्रयोग की जाती हैं। अब चाहे वो नाटक का कथानक हो, उपन्यास का हो, रेखाचित्र, मतलब जो भी है, उसमें क्या है कि ये तीनों चीज जो है आपको मिलती हैं। उत्पाद्य में क्या होता है कि हम उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं, कथानक को ही नया बना देते हैं, नए चरित्र बना देते हैं, नए पात्रों का सृजन कर देते हैं, सब इसमें कल्पना पर आश्रित होता है। ऐतिहासिक में क्या होता है कि जो घटनाएं घट गई हैं उसको हम इसमें ला देते हैं, ये ऐतिहासिक हो जाता है। मिश्रित में हम किसको लाते हैं कि जिसमें हम कल्पना को भी ला दें और ऐतिहासिकता को भी ला दें, या मिथक को भी ला दें और थोड़ा बहुत कल्पना भी ला दें। अब जैसे हमने एक नाटक देखा था, मोहन राकेश का नाटक है। किसका नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। नाटक का नाम क्या है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। अब इसमें क्या है कि कालिदास तो ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन कालिदास की प्रेमिका की चर्चा कहीं नहीं मिलती। कालिदास के प्रेमिका की चर्चा करके यहां पर उन्होंने इसमें क्या ला दिया, इस कथानक को मिश्रित बना दिया। अगर केवल कालिदास की कथा को उसमें दिखाया गया होता तो यह कथानक कैसा होता, ऐतिहासिक होता, लेकिन कालिदास की प्रेमिका को भी ला दिया गया, कालिदास की पत्नी को भी ला दिया गया। अच्छा भैया, पत्नी भी थी, प्रेमिका भी थी, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इसका कथानक मिश्रित हो गया। अब ये जो कथानक होता है, ये कथानक बढ़ता रहे, यानी इंटरेस्ट बना रहे। अगर इंटरेस्ट बीच में टूट जाएगा तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा। तो कोई भी फिल्म आप देखने जाते हैं तो उस फिल्म में क्या होता है, सह अभिनेत्री और सह अभिनेता, इनकी भी कथा डाली जाती है। अब आप सोचिए कि आप फिल्म देखने गए और केवल नायक और नायिका की ही कथा चल रही है, गुटरू गू कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप बोर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथा को भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथा को भी रखा जाता है।
यानी राम और सीता की कथा तो चली रही है, बीच में थोड़ा सा लक्ष्मण की बात कर लें, थोड़ा सा सूर्पणखा के प्रेम की भी बात कर लें, थोड़ा रावण और मंदोदरी के प्रेम की कथा की बात कर लें, तो बीच बीच में हम टेस्ट बदल दें। यानी कि मुख्य कथा के साथ जब हम प्रासंगिक कथा को भी लेके चलते हैं तो क्या होता है, और वो कथा संगठित हो जाती है। और ये सब कहां संभव हो पाता है, किसी भी कथानक में हो पाता है। ठीक है, बढ़िया है। अरे लइकिया कैदा भैया, काहे नहीं करता तू सब लाइक भैया। उपन्यास का तत्व नहीं है, उपन्यास का। अब जैसे हरियाणवी वाले क्या कहेंगे, अरे इब कर दे भाई, क्यों नहीं कर रिया है, हैं? इब कर दे कि लाइक तो करना है, तो इब कर दो। हरियाणवी भाषा अच्छी लगती है। तो उपन्यास का तत्व नहीं है। उपन्यास का तत्व क्या नहीं है? चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंगमंच या फिर कथा वस्तु। अब देखिए, रंगमंच जो होता है, प्रसाद के नाटकों के लिए बड़ा आरोप लगाया गया, प्रसाद के नाटकों पर बड़ा आरोप लगाया गया कि रंगमंचीयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटक उपयुक्त नहीं है। लेकिन उस समय नहीं थे। आज का जो रंगमंच है, उस रंगमंच पहले क्या होता था कि पर्दा लगा होता था, उसी पर्दे को हटाते थे, गिराते थे, हटाते थे, गिराते थे, तो बड़ा समय लग जाता था। अब क्या है कि एक ही पर्दे पर इस तरह से प्रकाश की व्यवस्था की जाती है कि पूरे मंच में आधा मंच दिख रहा है, आधा मंच में वहां पर बाकी तैयारी चल रही है। मतलब यहां अगर गार्डन दिखाना है, पेड़ लगाना है, तो यहां पर क्या करते हैं, रोशनी बंद कर देते हैं, और यहां पर घर दिखाना तो घर की पूरी काम चल रहा है। फिर तुरंत क्या करते हैं, 8-10 गमले ला के रख दिए, 2 कुर्सी ला के रख दिए, यहां की लाइट बंद किए और यहां की लाइट ऑन कर दिए, तो तुरंत क्या होता है, गार्डन दिखने लगा। पहले क्या होता था कि इसको दिखाना बड़ा कठिन हो जाता था क्योंकि एक ही मंच होता था, लेकिन प्रकाश व्यवस्था के कारण अब रंगमंच में काफी आसानी आ गई। लेकिन प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि प्रसाद के नाटकों में रंगमंचीयता नहीं है, या रंगमंच के दृष्टिकोण से ये नाटक अच्छे नहीं है। रहुआ कर देहली लाइक। अच्छा अच्छा, यहां जितने भी लइका लइकी पढ़ रहे हैं सब लोग लाइक कर दें। 2 शब्द आता है ना, लइका लइकी। तो एक गाना आया था मनोज तिवारी का कि ऊपर वाले के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा। गाना सुना होगा आपने। मैंने ये गाना ऐसे बाय डिफॉल्ट सुन लिया, बड़ा मजा आया। एक एक शब्द को मैंने सुना, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया गाना है। तो उसमें लइका लइकी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप भोजपुरी भाषा पढ़ते हैं तो भोजपुरी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये इकार बहुला होती है। क्या होती है? इकार बहुला होती है। ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा, पिटाइल ई, लइका लइकी। तो भोजपुरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इकार बहुला है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी? इकार बहुला है। तो ऐसे मजे मजे में मैं पढ़ाता हूं कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि हिंदी जैसा विषय या कोई भी विषय पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। पढ़ना सबसे बोरिंग काम है। बकैती करना, फावड़ा चलाना आसान काम है। तो पढ़ने को आसान कैसे बनाए, उसको मजा लेके पढ़िए तो मजा आएगा। तो मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो मजा लेके पढ़ेंगे। नहीं सुनी है तो आज जाके सुनिएगा कि ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा। मनोज तिवारी का बहुत पुराना गाना है। तो उपन्यास का जो तत्व नहीं वो क्या है? रंगमंच नहीं है, ये नाटक का तत्व है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो आप सब जानते हैं कि यह सूत्र किसका है? भरत मुनि का है। भरत मुनि ने इस सूत्र में किसकी चर्चा की है? तो भरत मुनि में चर्चा होती है, भरत मुनि में किस चीज की चर्चा होती है? तो उन्होंने कहीं भी स्थाई भाव की चर्चा नहीं की है। स्थाई भाव की चर्चा नहीं की है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। 6वें और 7वें स्थाई भाव और रसों की चर्चा की गई है। ठीक है। और उन्होंने उत्पत्ति के स्थान पर निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। किया है, यही किया है। ठीक है। तो
यहां तक आप सबको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जो रस सिद्धांत है भरत मुनि का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है भाई मेरा पढ़ाना आप सबको? एक बार बता दिया करिए, बता देंगे तो ठीक रहेगा। अगर लगे कि आपको कहीं सुधार करना है तो सुधार भी कर लेंगे हम। ठीक है, अगला सवाल, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप आंख मूंदेंगे तब इसका जवाब दे देंगे। 10, 11, 9 और 8। ठीक है, देखिए मैं अवधी क्षेत्र से हूं, लेकिन मुझे हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कहीं का भी अगर साहित्य या फिल्म देखने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो मैं जरूर देखता हूं, क्योंकि वहां की भाषा और संस्कृति से परिचित होने का यह सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। अगला सवाल है, भारत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो उन्होंने 8 रस माने हैं। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। किसने इसको बताया है? उद्भट्ट ने बताया है। और भरत मुनि ने इसको क्यों नहीं रखा? अब देखिए, एक शब्द आता है साधारणीकरण। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? तो साधारणीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया है भट्ट नायक ने। ठीक है, साधारणीकरण का मतलब होता है सिंपलीफिकेशन। अब जैसे सैयारा मूवी लोग देखने गए तो उसमें लोग रोने क्यों लगे? क्योंकि वो उससे सिंपलीफाई हुए, उनको लगा कि या तो अपने स्थान पे वो हीरो के रूप में रख रहे थे, या तो हीरोइन के रूप में अपने आप को रख रहे थे, उस कंडीशन से स्वयं को जोड़ रहे थे, इस वजह से वो रोने लग रहे थे। तो इसका मतलब है कि साधारणीकरण जो है वो किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, इस पर भी मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो भरत मुनि का मानना था कि जब 9वां रस है, शांत रस है, तो शांत रस में बहुत कम लोग साधारणीकृत हो पाएंगे, बहुत कम लोग इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? शांत रस में क्या किया जाता है कि जीवन की निस्सारता, सत्संग इत्यादि का वर्णन किया जाता है। अब मान लीजिए आप मूवी देखने गए तो कहें क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ये दुनिया मोह माया है, कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है। पता लगा जो नाटक देखने लोग गए हैं वहीं से घर छोड़ के भाग जाएं, दोबारा लौट के ही ना आए ना। तो नाटक के पीछे का उद्देश्य क्या था? नाटक के पीछे का उद्देश्य था पंचम वेद की रचना। क्या था? पंचम वेद की रचना। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पंचवर्णिकम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्णिकम। यानी कि यह उन वर्ण के लोगों के लिए था जो लोग मनोरंजन नहीं कर पाते थे। यानी मनोरंजन के साधनों का जो हत्था था वो कुछ ही लोगों के पास था। जैसे समझिए, आप जब छोटे थे तो आपके बड़े लोग क्या करते थे? टीवी देखते रहते थे, आपको भगा देते, भाग जाओ, अरे तुम छोटे हो, छोटे बच्चों को कभी टीवी नहीं देखना चाहिए। तो लगता था अच्छा गुरु, तुमको तो टीवी देखना चाहिए, छोटे बच्चों का नहीं देखना चाहिए। ऐसे अभी मोबाइल के साथ भी होता है। अभी तुम छोटे हो, हाँ, तो बच्चा अपने आप को धिक्कारता है, मैं काश बड़ा होता तो मैं भी मोबाइल चलाता। हम लोग यही तो कहते हैं ना, तुम बहुत छोटे पे तुमको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो यहां पर भी यही स्थिति थी कि जो 4 वेद थे उनका अध्ययन करना और उनसे आनंद प्राप्त करने का जो भाव था वो कम ही लोगों के पास था। यानी मनोरंजन का जो साधन था वो सीमित लोगों के पास था या उनके तक पहुंच नहीं थी। इसलिए ऐसे वर्णों के लिए जो मनोरंजन का साधन वो सुलभ हो पाए, इसके लिए पंचम वेद का निर्माण किया गया। और पंचम वेद जो लिखा गया उसका मूलाधार क्या था? नाटक था। और नाटक क्या करना था? मनोरंजन का साधन था। अब जब कोई मनोरंजन करने जाएगा और उसको शांतरस, आप शांतरस पढ़ाने लगेंगे, शांतरस में आप ज्ञान देने लगेंगे, तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब फिर यही हो जाएगा। आप मूवी देखने जाइए, बढ़िया सब बढ़िया पोस्टर बना रहे और बाबा रामदेव आके सांप छोड़ने लगे, क्या लगेगा आपको? वो के बाद बताने लगे आपको, फिर कुछ देर बाद सदगुरु आ जाएं,
तो क्या करेंगे, सब तोड़ ताड़ के चले आएंगे। प्रेमिका के साथ जाके आप सदगुरु को थोड़ी सुन पाएंगे, प्रेमिका के साथ जाके आप ये सांस छोड़ने वाला जो है वो आसन थोड़ी देख पाएंगे। यही बात भरत मुनि ने बहुत पहले सोच ली थी, इसीलिए उन्होंने इस 8वें रस का विरोध किया, सॉरी 9वें रस का उन्होंने विरोध किया कि भैया 9वां रस जो शांत रस है उसको मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इनके ही जो अनुयायी थे, इनके ही जो अनुयायी थे वो अभिनव गुप्त, उन्होंने बाद में इस रस को मान्यता दे दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? देखिए यहां पर कुछ लोगों ने काव्य की परिभाषा शब्द के आधार पर दी, ठीक है, कुछ लोगों ने शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य की परिभाषा दी, और कुछ लोगों ने वाक्य के आधार पर काव्य की परिभाषा दी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि शब्द के आधार पर जिन्होंने परिभाषा दी, अर्थ के अब यहां देखिए शब्द और अर्थ दोनों के साथ जिसकी परिभाषा किसने दी है, सवाल आपका यह है। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। भामह, भामह का मतलब माता मह, कैसे मैंने याद कराया था, माता मह, यानी आपको मैंने बताया था भामह को हम मामा मानेंगे। भामा हमारे कौन है, भामा हमारे कौन है, मामा हैं। जब आप मामा के घर जाते हैं तो क्या कहा जाता है, चलो बेटा शब्दार्थ सुनाओ। बच्चों का सबसे ज्यादा शोषण मामा के घर होता है। और यहां क्या होता है, पिताजी गए हैं मामा के यहां, तो भौकाल बनाने के लिए कि हम अपने बच्चे को बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, इधर आ बता स्कूल का नाम बता। अब बच्चे ने अगर बिना सांस रोके एक सांस में अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल का नाम बता दिया, लिटिल फ्लावर फल 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 फल, देखा एकदम भौकाल बन गया कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। अब बच्चा यही से शर्मा कह दिया सर प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो फिर क्या हो गया, बेइज्जती हो गई दामाद जी की। तो गांव में अभी भी ये प्रथा है कि जब बच्चे गांव में जाते हैं मामा के घर में तो उनसे पूछा जाता है शब्दार्थ, वो चाहे या ना चाहे। तो इस तरीके से हमने आपको याद कराया था कि जहां पर शब्द और अर्थ दोनों की बात की जाती है, वहां पर मामा के घर में यानी शब्दार्थों सहित काव्य में परिभाषा किसने दी है, यह आपके भामा ने दी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें ननु शब्दार्थ, अगर ननु शब्द आ जाए, ननु शब्द अगर आ जाएगा तब क्या होगा, तब वहां पर रुद्रट हो जाएंगे। ननु यानी रुद्र को जब आप याद करते हैं तो नाक से क्या करते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ननु शब्दार्थ अगर आ जाएगा तो हम रुद्रट को पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर हमें वाक्य और रसात्मकम काव्यम, अगर वाक्य की बात आ जाएगी तो फिर वो सीधे विश्वनाथ त्रिपाठी आ जाएंगे। ठीक है, अगर रमणीयार्थ की बात आ जाएगी तो रमणीयार्थ प्रादिपतः शब्द काव्यम, रमणीय कौन होता है, तो रमणीय किसका मंदिर है, तो रमणीय मंदिर है जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ से हमने रमणीय याद किया था ना। तो हमें पूरी परिभाषा कभी भी नहीं रटनी है, हमें बस ट्रिक के द्वारा चीजों को याद करना है कि आ जाए तो ऐसे गोला मार दें। तो काव्य शास्त्रियों को अपने रिश्तेदार मान के आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? ग्लानि एक संचारी भाव है, बाकी स्वरभंग क्या है, स्वेद क्या है, स्तंभ क्या है, ये सब क्या होते हैं, विभाव हैं। विभाव क्या होते हैं, विशिष्ट भाव होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, अयत्नज कहा जाता है। बिना यत्न के जो होते हैं, बिना यत्न के जो होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयत्नज कहा जाता है। इनके 8 भाग हैं। जी हाँ संगीता जी, ऐसा ही होना चाहिए। मैं मजाक में यही सारी चीजें बताना चाह रहा था कि बच्चे की हमेशा आप टेस्ट मत लीजिए, वो आपके प्रतिष्ठा के प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगला सवाल लेते हैं।
ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच लिया था। ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच के विषय में आपको बता देते हैं। साथ ही ऐसा है कि आप अगर कहिए तो मैं प्रैक्टिस बैच पूरा करा दूं, लेकिन आप कहेंगे सर फिर पढ़ाइए, नया आयोग गठित हुआ है, पेपर जो बना था वो आउट हो गया या क्या हुआ, नया पेपर बनेगा, किस पैटर्न पर कैसा पेपर बनाए, क्या उसका माहौल होगा, ये सारी चीजें समझ के पेपर से पहले आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ना तो आप अभी परीक्षा को लेकर सीरियस है, ना कोई सीरियस है, तो परीक्षा की तिथियां घोषित होने दीजिए, फिर हम आपको 1 महीने पहले, वो 1 महीने का बैच है, 1 महीने में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो साथियों 28 जुलाई की डेट याद रखिएगा, 28 जुलाई की डेट याद रखिएगा। और क्योंकि इस दिन हम आपको एलटी का नया पैटर्न और नया सिलेबस पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बैच प्रवेश शुरू हो गए हैं। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 96 28 95 92 37। और मजेदार बात बताऊं आपको, तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ब्लंडर मिस्टेक क्या हो गई कि मैंने सोचा कि ये इसमें 200 सवाल थे, तो 200 सवाल में केवल 110 ही सवाल इसमें दिख रहे हैं। बहरहाल मैं देख लेता हूं कि इसमें और सवाल अगर मेरे पास हो तो मैं दूसरा फोल्डर लगा देता हूं। तो चलिए आज की क्लास बंद ही करते हैं क्योंकि लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।